अजीत पवार का भाषण करीब 50 मिनट का था। अपने भाषण के दौरान अजीत ने कम से कम 50 बार शरद पवार का नाम लिया। अजीत पवार का भाषण परिवार और पार्टी पर केंद्रित था, जबकि शरद पवार का भाषण बीजेपी सेंट्रिक था। अजीत पवार ने दावा किया कि वो 10 साल तक सरकार चलाएंगे, तो शरद पवार ने दावा किया कि एनसीपी के बॉस वो खुद ही रहेंगे और पार्टी का निशान घड़ी किसी और के पास नहीं जाने देंगे। अजित पवार ने यह भी दावा किया कि अगर शरद पवार ने उनकी सुनी होती तो 2023 तक एनसीपी का ही मुख्यमंत्री बना रहता। सुनिए एक बार क्या कहा। 2004ला सगळ्या भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आर पाटलांच्या नेतृत्वाखाली एवढं चांगलं काम आपण केलं की आपले 71 आमदार आले, काँग्रेसचे 69 आमदार आले। मी एवढा मला पक्षामध्ये महत्वाचं स्थान नव्हतं, कारण मी छोटा कार्यकर्ता होतो। भुजबळ साहेब, पिचड साहेब, विजयदादा, पदमसिंह पाटील, दिल्लीमध्ये प्रफुल्ल पटेल साहेब, हे सगळे प्रमुख नेते होते। त्याच्यामध्ये सोनियाजींनी विलासरावांना सांगितलं की सगळ्यात जास्त जागा त्यांच्या आलेल्या आहेत, आता आपल्याला त्यांना मुख्यमंत्री पद द्यावं लागेल। स्वर्गीय विलासरावजी हयात नाहीयेत। मित्रांनो, मी अतिशय स्पष्ट बोलणारा कार्यकर्ता। त्याच्यामध्ये आम्हाला विलासरावांनी सांगितलं आता तुमच्यामध्ये कोण होईल। त्यावेळेस भुजबळ साहेब, आर पाटील, माझी काही त्यावेळेस इच्छा नव्हती, कारण हे प्रमुख नेते म्हणून काम करत होते। खरं आहे ते आपण मान्य केलं पाहिजे, सगळंच आपल्याला मिळालं पाहिजे असा हव्यास कुणी मनामध्ये ठेवता कामा नये। पण 4 खाती जास्त घेऊन, 4 मंत्रीपद जास्त घेऊन आलेली संधी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला उभ्या भारताने बघितलं होतं, संधी आली होती। मी आज तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो, 2023 मध्ये ती संधी मिळाली असती तर आजपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाच मुख्यमंत्री तुम्हाला महाराष्ट्रामध्ये दिसला असता। तो अजीत पवार को आपने सुना। सुनील जी, हम देख रहे हैं कि लगातार विधायक एक तरफ 31 है, एक तरफ 16 है। क्या ये हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा भी खेल हो कि 31 से ज्यादा भी संख्या हो जाए या फिर 31 से भी टूट जाए? क्या ये भी कुछ पॉसिबिलिटी है? और सुप्रिया सुले ने जिस तरीके से अजीत पवार पर डायरेक्ट अटैक किया, उन्होंने ये तक कह दिया कि वो करप्शन के राज तक खोल देंगे, उनकी फाइलें खुलवा देगी, तो क्या ये अब लड़ाई अजीत पवार वर्सेस सुप्रिया सुले भी हो गई है? निश्चित तौर पर, क्योंकि ये दोनों भी, अजीत पवार और सुप्रिया सुले, ये बारामती से ही आते हैं। सुप्रिया सुले बारामती से लोकसभा पर चुनकर आती है और वो विधानसभा में जाते हैं। तो ये बारामती की लड़ाई अभी शुरू हो गई है, जंग छिड़ गई है। और जिस तरीके से जो नदारद रहे हैं कुछ विधायक इस पूरी दोनों बैठकों से, ऐसा लगता है कि वो भी राष्ट्रवादी के बहुत यानी ऐसे विधायक है जो पूरी पैनी नज़र रखते हैं सारी राजनीतिक डेवलपमेंट्स पर, और फिर वो डिसाइड करेंगे। जनता का अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स का अपना एक ये सलाह लेंगे कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फेंस सीटर्स भी कहाँ जाएंगे इसका अभी कोई पता नहीं है, किस दिशा में जाएंगे। लेकिन एक बात है कि शरद पवार ने जीत छोड़ी नहीं है। शरद पवार मैदान में उतरेंगे और शरद पवार की कोशिश ये रहेगी कि सुप्रिया सुले के लिए एक नई पार्टी पूरी तरीके से रिबिल्ड करने की उनकी ये रहेगी। पश्चिम महाराष्ट्र में जहाँ से मराठा वोटर्स आते हैं और जो शरद पवार का प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ कई ऐसे नेता है 10 से 15 साल जिनका अनुभव है राजनीति में। वो कई नेता है जो ये बड़े नेताओं से उनका वो वंचित रहे थे, उनको एक मौका देने का शरद पवार सोच रहे होंगे। और वो सुप्रिया सुले ने भी अपने भाषण में कहा है कि जो नए 9 पद खाली हुए हैं पार्टी में, उनको अब नए लोगों को मौका देना चाहिए। तो एक बड़ी लड़ाई आगे भी महाराष्ट्र की भूमि में देखने को मिलेगी। और जिस तरह से शरद पवार यानी कई बार उन्होंने महाराष्ट्र में पिछले 60 साल में हर घर में डिवीजन किया था, कांग्रेस में रहते हुए हर घर डिवाइड किया था राजनीतिक फैमिली में। तो उसके ऊपर बीजेपी और आरएसएस की भी नज़र थी कि शरद पवार ने कई राजनीतिक फैमिलीज़ को डिवाइड किया। अभी शरद पवार की भी टाइम आ गया है और उनकी एक सपना जो था बीजेपी आरएसएस का, वो भी इस बहाने से अजीत पवार की पार्टी छोड़ के जाने से पूरा हो रहा है।
तो और एक स्पेस खुलेगी शायद बीजेपी के लिए इस बहाने से। मैं सुनील जी आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए समीर जी के पास जाऊंगी। समीर जी, जिस तरह से छगन भुजबल हो, अजीत पटेल हो या फिर अजीत पवार हो या फिर प्रफुल्ल पटेल हो, तीनों ने एक सुर में ही कहा कि एक ताना बाना कुछ नेताओं ने शरद पवार के इर्द गिर्द बुन लिया है, दूसरे लोगों की सुनी नहीं जाती है। लेकिन अब जो ये नाम और निशान की लड़ाई शुरू हो गई है, चाहे वो शिंदे गुट की बात करें, उद्धव बनाम शिंदे गुट हो, या फिर अब शरद पवार बनाम अजीत पवार की लड़ाई हो, तो कहीं ऐसा नहीं कि ये जो 2024 के लिए पूरा एक प्लॉट तैयार हो रहा है, उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिल जाए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। एकनाथ शिंदे जब शिवसेना से अलग हुए थे तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला ही था। उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। अजीत पवार के अलग होने से भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। हालांकि महाराष्ट्र की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा कि ऑलरेडी सत्ता में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, लेकिन 2024 के चुनाव को देखते हुए यह जरूर भारतीय जनता पार्टी को फायदेमंद रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र आने वाले 48 सीटों में से कई ऐसे सीटें हैं कि जहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस का बहुत स्ट्रांग वोटर्स है और पिछले 2019 के चुनाव में 4 सीटें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का टारगेट 48 में से 48 सीटें जीतने का था। इसके लिए यह जरूरी था कि उद्धव ठाकरे कमजोर हो और साथ में शरद पवार भी कमजोर हो। तो मुझे लग रहा है कि पहली दृष्टि में तो उद्धव ठाकरे को कमजोर कर दिया गया है और आज शरद पवार कमजोर हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है इन दोनों दलों के कमजोर होने से, जो साथ में मिलकर महाराष्ट्र में सरकार जिन्होंने चलाई थी, अब उन दोनों के कमजोर होने के बाद निश्चित रूप से इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। और वैसे भी अगर देखा जाए, अगर ये कमजोर नहीं भी होते तब भी 2024 में अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं है। हाँ, इस टूट का एक फायदा जरूर ये होगा कि लोकसभा चुनाव के 3-4 महीने बाद अक्टूबर 24 में जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होंगे, निश्चित रूप से उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में आ जाएगी कि अपने दम पर महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत ला सकती है। बिल्कुल, वहीं अजीत पवार आज पूरी तरह पोल खोल के मूड में दिखे। अपने 50 मिनट के भाषण में अजीत पवार ने शरद पवार को राजनीति से रिटायर होने तक की सलाह दे दी। अजीत पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार का कर्मचारी 58 साल में रिटायर हो जाता है, IAS IPS अफसर 60 साल में रिटायर हो जाते हैं। बीजेपी ने अपने नेताओं के रिटायरमेंट के लिए 75 साल की उम्र को तय कर दिया है, लेकिन शरद पवार नए नेताओं को मौका देने को तैयार ही नहीं है और यही वजह है कि अजीत पवार ने कहा कि अब शरद पवार रिटायर हो जाए। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षानंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना, अजित तुझं हे चुकलं। चूक मान्य करून दुरुस्त करून पुढे जाऊ, पण कुणा करता चाललंय हे, कशा करता चाललंय हे, का अशा प्रकारचं चित्र राज्यामध्ये निर्माण केलं जातं? बिल्कुल, अजीत पवार ने शरद पवार को रिटायरमेंट की सलाह दे दी। वही समीर जी, अजीत पवार की बातें आपने सुनी, उन्होंने कहा कि वो सीएम बनना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा ये है, लेकिन क्या ये कभी पॉसिबल होगा, खास तौर पर अब क्योंकि शरद पवार फॉर्म में आ गए हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो घड़ी अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, जबकि विधायक उनके हाथ से जा रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अजीत पवार बहुत महत्वाकांक्षी है और ठीक है, राजनीति में कोई भी नेता आता है तो उसकी महत्वाकांक्षा रहती है कि मैं विधायक बनाऊं तो कल मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति का जो समीकरण है और जो वर्तमान स्थिति है उसे देखते हुए मुझे लगता है कि अजीत पवार के लिए अब देर हो चुकी है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने इसका फायदा उठा लिया था, शिवसेना तोड़ के भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनकर वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब अजीत पवार पिछड़ गए। मुझे नहीं लगता कि अजीत पवार अलग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करने के बाद भी भविष्य में कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कभी इतनी सीटें नहीं आती कि वो अपने दम पे मुख्यमंत्री बन सके। अब जब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति में अजीत पवार कभी अपनी पार्टी का बहुमत ला पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी आज एकनाथ शिंदे को जरूर मुख्यमंत्री बनाया था क्योंकि उन्हें सत्ता में लौटना था, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा।
और समीर जी देखिए, ये जो खटास है ये कोई नई नहीं है। खटास तो तभी शुरू हो गई थी जब पहली बार अजित पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ ले लेते हैं और 80 घंटे में फिर उनकी घर वापसी हो जाती है। और तभी से कहीं ना कहीं वो जो विश्वास शरद पवार का अजित पवार के प्रति था वो कम हो चुका था। वहीं शरद पवार के सियासी विरासत से शुरू हुई जो लड़ाई थी अब आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। भतीजी ने चाचा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो बहन ने पिता के बदले का ऐलान कर दिया है और अब लड़ाई पार्टी और सिंबल की है। शरद पवार कह रहे हैं कि पार्टी उनकी है, सिंबल उनका है। फैसला चुनाव आयोग की दहलीज तक भी पहुंच चुका है और महाराष्ट्र की इस महासियासत पर मुकाबला आप देखिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।